हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे सीबीएसई के द्वारा। तो फ्रेंड्स, उनके हम ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सके। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेड और टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे ईबीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो सीटेड ऑनलाइन एग्जाम 2021 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 30 दिसंबर 2021 के पेपर 1 के ईवीएस पार्ट के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस पोर्शन यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है और आपका ईवीएस का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है और आपको दिया गया है कि एन ईवीएस टीचर हैज अ स्टूडेंट फ्रॉम आबू धाबी इन हर क्लास। द टीचर हैज हर ऑनलाइन क्लास शेड्यूल एट 10 AM IST. What time will the student attend her online class from his home in Abu Dhabi? यानी कि ईवीएस की एक अध्यापिका की कक्षा में आबू धाबी का एक छात्र है। अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा लेने का नियत समय 10 बजे यानी सुबह है आपका IST। आबू धाबी वाले विद्यार्थी की उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थित होने के लिए क्या समय होगा? आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थित होने के लिए उसका क्या समय होगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपका आंसर हो जाएगा सुबह के 7 बजे, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, देखिए जो आपका आईएसटी है, आईएसटी आईएसटी है आपका भारत में 82 1/2 डिग्री ई यानी कि 82 डिग्री 30 सेकेंड ई के देशांतर को मानक मध्य रेखा माना जाता है। आईएसटी है आपका भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टाइम। आईएसटी का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक ठीक है। जो आपका जीएमटी है यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी जीएमटी जो आपका जीएमटी है क्या है? ग्रीन विच WICH ग्रीनविच मीन टाइम MEAN मीन टाइम। ठीक, देखिए जो आपका जीएमटी है पहले हम लोग समझेंगे कि टाइम जोन क्या होता है। और टाइम जोन में आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक जीएमटी होता है और एक आईएसटी होता है। जो आपका टाइम जोन है, एक टाइम जोन एक भौगोलिक क्षेत्र है जो वाणिज्य, सामाजिक और कानूनी उद्देश्यों के लिए एक सुसंगत समय मानक का पालन करता है। दो प्रकार के समय क्षेत्र जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम और आईएसटी भारतीय मानक समय है। और जो आपका जीएमटी है यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच में रॉयल वेधशाला में माध्य और समय को ग्रीनविच मीन टाइम के रूप में जाना जाता है। लंदन में उसे आधी रात को मापा जाता है। जीएमटी अक्सर विभिन्न देशों में यूटीसी यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट के साथ एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। और आपका जो आईएसटी है भारत में 82 होल 1/2 डिग्री ईस्ट में यानी कि 82 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट के देशांतर को मानक मध्य रेखा माना जाता है।
इस मध्य रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में पाया जाता है। इसे भारतीय मानक समय यानी कि IST के रूप में जाना जाता है। जो आपका आबू धाबी और भारत के समय का अंतर है, जैसे जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ग्रीनविच के पूर्व के स्थान ग्रीनविच समय से आगे होंगे और पश्चिम के स्थान पर इसके पीछे होंगे। इसके अंतर की दर की गणना निम्नानुसार की जा रही है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, जिसका अर्थ है कि 15 डिग्री प्रति घंटा या 1 डिग्री में 4 मिनट। इसी प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होते हैं, तो ग्रीनविच के पूर्व में अनुसार 15 डिग्री का समय होता है। 15 इंटू 4 इक्वल्स टू 15 फोर जा 15 चौको 60, यानी कि 60 डिग्री मिनट, यानी कि 60 जब हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 60 मिनट होगा। ग्रीनविच के समय से 1 घंटे आगे का अर्थ है दोपहर 1 बजे, लेकिन ग्रीनविच के 15 डिग्री पश्चिम में समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे हो जाएगा, अर्थात यह पूर्वा 11 बजे होंगे। इसी प्रकार 180 डिग्री पर ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे होंगे, जो मध्य रात्रि का समय होगा। चलिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन दिया गया है कि ईवीएस की एक अध्यापिका की कक्षा में आबू धाबी का एक छात्र, अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा लेने का नियत समय 10 बजे यानी सुबह है आपका। आबू धाबी वाले विद्यार्थी का उसको ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थित होने के लिए क्या समय होगा? तो समय उसका हो जाएगा आपका सुबह 7 बजे यानी कि 7 AM। यानी कि इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार हम कह सकते हैं कि अब दाबी टाइम जोन यानी कि GMT+4 और IST GMT से 5 साढ़े 5 घंटे आगे है। तो आबू धाबी और भारतीय समय क्षेत्र के बीच का अंतर 1 घंटा 30 मिनट है। इसका मतलब है कि भारत और आबू धाबी टाइम जोन से 1 घंटे 30 मिनट आगे है। तो ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की एक अध्यापिका की कक्षा में आबू धाबी का एक छात्र है। अध्यापिका का ऑनलाइन कक्षा लेने का नियत समय 10 बजकर यानी सुबह है पूर्वा IST के अनुसार, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। आबू धाबी वाले विद्यार्थी का उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर में उपस्थित होने का समय है सुबह 8:30 बजे होगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट यूज टाइप ऑफ कुकिंग ऑयल इन इंडिया? भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? आपके क्वेश्चन में दिया है, ये दिया है आपका सबसे कम होता है, यानी कि कम मात्रा में, यानी कम पर्याप्त मात्रा में किस प्रकार का तेल का उपयोग आपके भारत में भोजन बनाने के लिए किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? आपके ऑप्शन है पाम का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल और मूंगफली का तेल। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाम का तेल यानी कि पाम ऑयल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो आपका भोजन है, किसी भी ऐसे ठोस या तरल पदार्थ को भोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो निगलने, पचने और आत्मसात करने पर शरीर को पोषक तत्व नामक आवश्यक पदार्थ प्रदान करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। यह जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। भोजन ऊर्जा की आपूर्ति करता है और ऊतकों और अंगों की वृद्धि और मरम्मत को सक्षम बनाता है। यह शरीर को रोग से भी बचाता है और शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। खाना पकाने के तेल खाना पकाने का तेल एक तरल वसा है जो पौधों, जानवरों या कृत्रिम स्रोतों से आता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार का खाना पकाने में किया जाता है। इसे खाद्य तेल के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसका उपयोग बिना पकाए भोजन तैयार करने और इसे स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है। जो आपका ताड़ का तेल है, ताड़ का तेल जो होगा आपका वनस्पति तेल है, यानी ताड़ का जो तेल होगा आपका वनस्पति तेल है। यह तेल ताड़ के फल के मध्य फल भित्ति से आता है। तेल का उपयोग खाद्य उत्पादन, सौंदर्य प्रसाधन और जैव ईंधन के रूप में किया जाता है। 2014 में फसलों से उत्पादित विश्व के तेलों का 33% से अधिक हिस्सा ताड़ के
तेल था। इसकी गंध तीखी होती है और यह स्वाद में मीठा होता है। ताड़ के तेल में संतृप्त वसा की उच्च दर होती है। यह हृदय रोगों के खतरे को बढ़ा सकता है और यह खाना पकाने के लिए स्वास्थ्यप्रद तेल नहीं है। भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और गोवा मुख्य रूप से ताड़ के तेल का उत्पादन करते हैं। यहाँ भारत में सबसे कम इस्तेमाल किया जाने वाला तेल है। इसी प्रकार ताड़ का तेल यानी कि आपका पाम ऑयल भी कह सकते हैं हमको, भारत में सबसे कम इस्तेमाल किया जाने वाला खाना पकाने का तेल है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका। द प्रिंसिपल आस्क्ड एन ईवीएस टीचर टू सिलेक्ट इंडोर प्लांट फॉर हर ऑफिस, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल बी सिलेक्ट। यानी कि मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को पढ़ के बताना है, रीड करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर कौन सा होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एलोवेरा, मनी प्लांट और क्रोटन। ठीक, क्रोटन ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो आपका घरों के भीतर लगाए जाने वाले पौधे वे पौधे होते हैं जिन्हें सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क से दूर रखा जाता है। इन्हें मूल रूप से घर के अंदर या छाया वाले हिस्से में रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि स्नेक प्लांट, पीस लिली, स्पाइडर प्लांट आदि है। जो आपका एलोवेरा, मनी प्लांट और क्रोटन है, एक ऐसे पौधे हैं जिन्हें उगने के लिए ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये घरों के भीतर लगाए जाने वाले पौधे हैं। तो जो आपके बाहरी पौधे हैं, बाहरी पौधे उस प्रकार के पौधे होते हैं जिन्हें सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क की आवश्यकता होती है और उन्हें घर से दूर रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि पेटूनिया, गोरियम, तुलसी आदि। पुदीने के पत्ते को घर के अंदर और साथ ही बाहर प्रकृति में भी उगाया जा सकता है। यानी कि पुदीने के जो पत्ते होते हैं, आप लोग अपने घर के अंदर भी और बाहर, यानी कि आपके अपने या फिर खेत में हो या फिर आपकी जो क्यारियां हो या फिर आपका गार्डन हो, वहां पे आप उसको ग्रो कर सकते हैं, यानी कि उगा सकते हैं। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका। इन अ विलेजेस इट इज अ कॉमन टू ऑब्जर्व हाउ वुमेन एट होम रिमूव द हस्क फ्रॉम द ग्रेन, दिस मेथड इज नोन एज। यानी गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं। इस विधि को क्या कहा जाता है या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को रीड करना है और पढ़ना है और आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, निष्पादन, यानी कि फटकना। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, देखिए, जो आपका निष्पावन या फिर निष्पादन है, फटकाना, एक मिश्रण के घटकों को अलग करने की इस विधि को निष्पावन कहते हैं या निष्पादन कहते हैं या फटकना कहते हैं। निष्पावन का उपयोग मिश्रण के भारी और हल्के घटकों को हवा या वायु में उड़ाकर अलग अलग करने के लिए किया जाता है। इस विधि का उपयोग आमतौर पर किसान हल्के भूसी के कणों को अनाज के भारी अनाजों से निकालने के लिए कहते हैं और निकालने के लिए भारी बीजों से निकालने के लिए करते हैं। घर में महिलाएं भी इस प्रक्रिया का उपयोग अनाज से भूसे को निकालने के लिए करती हैं। भूसे के कण हवा द्वारा दूर चले जाते हैं, अनाज के बीज अलग हो जाते हैं और निष्पावन के चबूतरे के पास ढेर बन जाते हैं। अलग की गई भूसी का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे मवेशियां, यानी कि आपके जो कैटल्स हैं, यानी कि काऊ हो गया, बुफैलो हो गया, गोट हो गया, जैसे मवेशियों के लिए चारे के रूप में उनका उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका। द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स फ्रॉम द एसोसिएशन व्हाइल द अदर इज हार्म इज नोन एज। यानी कि जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरों को हानि होती है। यानी कि एक जीव को क्या होगा,
फायदा होगा यानी कि बेनिफिट होगा, और दूसरों को क्या होगी, हानि यानी कि नुकसान होगा, वह क्या क्या कहा जाएगा। आपके ऑप्शन है सहजीविता, सरोपकारिता, प्रतियोगिता और परजीविता। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 परजीविता, यानी कि पैरासिटिज्म। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा क्या, परजीविता। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके पैरासिटिज्म है यानी कि परजीविता है, यानी कि परजीवी जो होते हैं, परजीविता दो प्रजातियों के बीच का संबंध है जिसमें छोटी प्रजातियां आमतौर पर अपने परपोषी को नुकसान पहुंचाती हैं या परपोषी से पोषक तत्व लेती हैं। इस प्रजाति को परजीवी कहा जाता है। दूसरी ओर परजीवी को आश्रय देने वाले प्रजाति को परपोषी कहा जाता है। यह प्रक्रिया जिसमें परजीवियों द्वारा परपोषी के शरीर को नुकसान पहुंचाया जाता है परजीविता कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि एक ततैया एक घरेलू मक्खी के प्यूपा को परजीवी बनाता है। इसी प्रकार जीवों के बीच संबंध जिसमें से एक जीव सहचार या फिर फायदा या फायदे से लाभवंत होता है जबकि दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, परजीविता के रूप में जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, इंडेमिक स्पेसीज आर, यानी कि विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। आपके ऑप्शंस हैं दुर्लभ प्रजातियां, लुप्त प्राय प्रजातियां, आयतित प्रजातियां और एक क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियां। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियां। ऑप्शन नंबर 66 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, जो आपका संरक्षण है, संरक्षण पारिस्थितिक विविधता और हमारी जीवन समर्थन यानी कि समर्थन प्रणालियों से जल, वायु और मिट्टी को संरक्षित करता है। यह प्रजातियां और प्रजनन के बेहतर विकास के लिए पौधे और जानवरों की आनुवांशिक विविधता को भी संरक्षित करता है। तो जैव विविधता संरक्षण जैसे जैव विविधता के लिए एक प्रकार की सुरक्षा और प्रबंधन तकनीक है ताकि हम संसाधनों से सतत विकास प्राप्त कर सकें। जो आपके स्थानीय प्रजाति है, स्थानीय प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती हैं। वे स्वाभाविक रूप से कहीं और नहीं पा जाते हैं। एक विशेष प्रकार का जानवर या पौधे किसी क्षेत्र, राज्य या देश के लिए स्थानिक हो सकता है। स्थानिक जातियों के उदाहरण हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के जंगली आम स्थानिक वनस्पति हैं। बाइसन भारतीय विशाल गिलहरी और उड़ने वाले गिलहरी इस क्षेत्र के स्थानिक जीव हैं। इनके आवास का विन्यास, बढ़ती जनसंख्या और नई प्रजातियों की शुरुआत स्थानिक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को प्रभावित कर सकती हैं और उनके अस्तित्व को खतरे में डाल सकती हैं। इसी प्रकार स्थानिक प्रजातियां एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि डिफॉरेस्टेशन के अकॉर्डिंग यानी कि वनोन्मूलन के परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि डिफॉरेस्टेशन का मीन्स क्या होता है, जब आप पेड़ को यानी कि जो एरिया होता है, एरिया में क्या होते हैं, प्लांट, बहुत सारे ट्रीज होते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं, उन ट्रीज को हम बिल्कुल साफ कर देते हैं यानी काट देते हैं और अपने पर्सनल यूज के लिए उनको उपयोग कर लेते हैं, उनका उपयोग कर लेते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पे एकदम बंजर जमीन हो जाती है और वहाँ पे पेड़ कुछ भी नहीं रहते, यानी कि कोई भी ग्रीनरी एरिया नहीं रहता है। ठीक, तो अब आपको बताना है वनोन्मूलन के परिणाम कौन कौन से होंगे, ताकि कौन से वातावरण में नुकसानदायक हो सकते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वनोन्मूलन के परिणाम सही। ठीक, तो आपका वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, बिल्कुल आपके जो इन्वायरमेंट में यानी कि आपके एटमॉस्फेयर में क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा अगर आपके आसपास कोई भी पेड़ पौधे नहीं होंगे, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमारे लिए क्या है, एक जीवन है। हम लोग पेड़ पेड़ पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि। हाँ बिल्कुल,
क्या जो प्लांट्स क्या करते हैं, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, किससे ऑक्सीजन किससे लेते हैं, प्लांट से, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। जब आपके आसपास कोई पेड़ ही नहीं बचेगा तो CO2 कौन लेगा, तो क्या होगा, आपके एटमॉस्फेयर में जो CO2 होगा, CO2 का स्तर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। भौम जल स्तर में वृद्धि, जो आपका ग्राउंड वाटर लेवल है, इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और आगे है आपका बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। देखिए, कहीं कहीं पर क्या होता है कि बाढ़ आने की संभावना हो सकती है, और कहीं कहीं क्या होता है कि पेड़ पौधों के अलावा सूखा भी पड़ सकता है, क्योंकि वर्षा कराने में पेड़ों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अब आपके 67 में, क्वेश्चन नंबर 67 में आपका वनोन्मूलन के परिणाम कुछ कथन सहित हैं, तो वो है, ए सही है आपका, बी सही है, और कौन सा सही है, डी सही है। तो ए, बी और डी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जो वनों देखिए जो वनोन्मूलन है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन है आपका, वनोन्मूलन मानव कार्यों की सुविधाजनक बनाने के लिए बड़े बड़े पैमानों पर जंगलों या अन्य स्थानों से पेड़ को हटाने की एक प्रक्रिया है। यह एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है। वनोन्मूलन के कुछ प्रमुख कारण है कृषि, लॉगिंग यानी कि लकड़ी के लट्ठे बनाने के लिए, और खनन और शहरी विस्तार। देखिए जो वनोन्मूलन के परिणाम है, वनों की कटाई से पृथ्वी पर तापमान और प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि वे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं या वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ा देते हैं। भूजल स्तर भी कम हो जाता है, क्योंकि सतही प्रवाह अधिक होती है और कम रिसाव होता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, समझ गए आप लोग? चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट, यानी कि ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन, या कौन सा कथन यानी कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही हो जाएगा, किसके लिए, ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। तो आपका पहला है आपका ए, गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है, हाँ बिल्कुल सही है, और जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम में आच्छादित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं, जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं, यानी कि ग्रे कलर के होते हैं। स्लेटी का मीन्स होता है ग्रे, GREY। ठीक, तो आप, जो डी है आपका, गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है, बिल्कुल गलत। इसका कोई महत्व नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो गया, ए सही हो गया, बी सही हो गया, और सी सही हो गया। ठीक, तो ए बी सी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। देखिए जो आपका मरुस्थल है, यानी कि डेजर्ट है, यह एक शुष्क क्षेत्र है जिसमें अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान होता है। इससे दुर्लभ वनस्पति होती है। गर्म मरुस्थल की जलवायु झुलसाने वाली, गर्म और तप्त शुष्क होती है। इसमें वर्षा का मौसम कम समय का होता है। इसमें महत्वपूर्ण मौसमी प्रभावी नहीं होता। आकाश बादल रहित और साफ है। यह नमी जमा होने की तुलना में तेजी से वाष्पित हो जाते हैं। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है। दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो रात और नग्न चट्टानों को गर्म कर देता है, जिसमें गर्मी प्रसारित होती है और चारों ओर सब कुछ गर्म हो जाता है। गर्म मरुस्थलीय रेत बहुत ही हल्का और इसका रंग हल्के लाल से पीला होता है, जो रेत के रंगों के साथ, इसलिए हम कह सकते हैं कि गर्म मरुस्थल लाल या नारंगी रंग के होते हैं। वह रात में कड़ाके की ठंड होती है, क्योंकि तापमान 0 डिग्री तक जा सकता है। और जो आपका
यह रात में कड़ाके की ठंड होती है क्योंकि तापमान 0 डिग्री तक जा सकता है। गर्म मरुस्थल का उदाहरण है सहारा डेजर्ट। दैनिक तापमान में उल्लेखनीय परिवर्तन होता है जबकि मौसमी प्रभाव कम होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे ठंडे मरुस्थल यानी कि ठंडे रेगिस्तान। देखिए, जो ठंडे रेगिस्तान है, जलवायु अत्यंत ठंडी और शुष्क होती है। उस ऊंचाई पर हवा इतनी पतली होती है कि सूरज की गर्मी बहुत तेज लगती है। गर्मियों में दिन का तापमान 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर होता है और रात का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस समय अधिकांश तापमान -40 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। वर्षा प्रतिवर्ष 10 सेंटीमीटर जितनी कम होती है। देखिए, जो आपकी वर्षा है यानी कि रेन है, तो रेन को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, किसमें नापते हैं, सेंटीमीटर में। तो इसी वजह से जो वर्षा है आपकी प्रति वर्ष 10 सेंटीमीटर जितनी कम होती है, जिसमें वर्षा में कोई महत्वपूर्ण मौसमी परिवर्तन नहीं होता। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका। नेशनल पार्क आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। विच नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया? वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? और आपको बताना है, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको पार्क बताने यानी कि उपवन बताने के कौन सा सबसे भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन है जो सबसे पुराना है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। देखिए फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं यानी कि जो राष्ट्रीय उपवन होते हैं, यह एक विशाल रिजर्व है तथा पारिस्थितिक तंत्र के संपूर्ण संगठकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। यह एक क्षेत्र विशेष की वनस्पतियां, जीवों, परिदृश्य और ऐतिहासिक वस्तुओं को संरक्षित करते हैं। देखिए, जो आपका जिम कॉर्बेट कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, हैली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो 8 अगस्त 1936 को उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। इस रिजर्व का आकार 324 वर्ग किलोमीटर था। यह एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। इस उद्यान की स्थापना के तुरंत बाद स्तनधारियां सरीसृपों यानी कि आपके जो सांप होते हैं, यानी कि जितने भी रेप्टाइल्स वाले एनिमल्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं स्नेक और लेजर्ड्स, और पक्षियों को शिकार, मारे जाने या कब्जा करने से रोक दिया था। 1954 से 1955 में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था। फिर से 1955 में 1956 में इसका नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। इसी प्रकार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सीड जर्मिनेशन फ्रॉम द स्टेप्स गिवन बिलो। यानी कि नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए और बताइए कि कौन सा क्रम बीजों के अंकुरण के लिए सही क्रम है। ये आपके क्रम दिए गए हैं और आपको सही सीक्वेंस में यानी कि सही क्रम में लिखना है कि जो आपके बीज है यानी कि जो सीड्स हैं कैसे अंकुरित होते हैं, यानी कि सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बी, ई डी सी ए। बी आपका हो गया, ई हो गया, डी हो गया, सी हो गया और ए हो गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बीज एक छेद से पानी को सोखता है या बीजाणु को नरम कर देता है और या फूट जाता है। फिर इसके बाद क्या होगा, बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो कि नीचे की ओर बढ़ती है और इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। बीज से अंकुरण होता है और वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। फिर इसके बाद है पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। ठीक, यही है आपका बीज के अंकुरण का सही क्रम। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका। चूज द करेक्ट जर्नी ऑफ अ बाजरा सीड फ्रॉम फील्ड टू प्लेट। यानी कि बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए।
तो अब आपको बताना है कि बाजरे की बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा कैसे चुनी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को पढ़ के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो बाजरे की बीज के खेत से प्लेट तक की या सही यात्रा कौन कर सकता है। तो 71 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फसल काटना, थ्रेसिंग, फटकना, पीसना, गूंथना, बेलना और सेकना। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, जो आपका बाजरा है, बाजरे के बीज भारत में उगाया जाने वाला महत्वपूर्ण मिलेट है। हालांकि इन्हें मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसका पोषण मूल्य बहुत अधिक होता है। यह वर्षा पर आधारित फसल है जो ज्यादातर नम क्षेत्रों में उगाई जाती है, जिन्हें शायद ही सिंचाई की आवश्यकता होती है। बा, बाजरा रेतीली मिट्टी और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से बढ़ता है। प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्य है, राजस्थान है आपका, उत्तर प्रदेश है यानी यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा है। इसका उपयोग चपाती बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग रोटी बनाने के लिए किया जाता है। बाजरे के बीज का खेत से थाली तक का सफर कैसा रहता है। पहले क्या होता है आपका फसल कटती है। फसल के परिपक्व होने के बाद उसे काटना होता है। कटाई के दौरान बाजरे के बीज खेतों में अपने घर पर होते हैं, अपने चरण पर होते हैं। इसके बाद क्या होता है, थ्रेसिंग मशीन से आपके क्या होते हैं कि फसल के जो बीज होते हैं, बाजरे के बीज अलग कर लिए जाते हैं और इसका भूसा अलग किया जाता है। फिर इसको फटकारा जाता है। फिर क्या होता है, बाजरे के बीज को पीसा जाता है। फिर क्या होता है, बाजरे का जो बीज है यानी कि जो बाजरे का सीड है, बाज पीसने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको रोटी बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले उसको बाजरे के आटे को गूंथेंगे, फिर उसको से रोटी बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, गैस पर उसको सेकेंगे और फिर कहाँ तक ले जाएंगे, प्लेट तक। फिर आप लोग मजे से खाइएगा बाजरे के बीज की रोटी। ठीक, बाजरे की बीज के आटे की रोटी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, नेट डाटा बुक कीप्स रिकॉर्ड ऑफ, यानी कि लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, लाल फूलों वाले पौधे, धरती पर उपलब्ध सभी पौधे और जानवर, धरती पर उपलब्ध सभी जानवर, लुप्त प्राय पौधे और जानवर। देखिए, जो रेड डाटा बुक है यानी कि लाल आंकड़ों की जो पुस्तक है, दर्ज करती है किसको, जो पौधे, जो लुप्त प्राय पौधे और जानवर, यानी कि जो पौधे और प्लांट अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि लुप्त हो चुके हैं, यानी कि गायब हो चुके हैं। ठीक, देखिए, जो आपका रेड डाटा बुक है यानी कि लाल आंकड़ों की जो पुस्तिका है यानी पुस्तक है, जो दर्ज करती है कि जो लुप्त प्राय पौधे, यानी कि जो अब नहीं है अर्थ पर, यानी कि पृथ्वी पर अब वो लुप्त हो चुके हैं पौधे और जानवर, उसके अंतर्गत आते, किसके अंतर्गत, रेड डाटा बुक के अकॉर्डिंग। ठीक, देखिए, जो आपका रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक पुस्तक स्रोत पुस्तक है जो सभी संकट और जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखती है। नेट डाटा पुस्तकों की रख रखाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन द्वारा किया जाता है। भारत में पाए जाने वाले पौधे और जानवरों के लिए भारत नेट डाटा पुस्तक भी रखता है। रेड डाटा बुक पुस्तक के कुछ लाभ हैं। यह सभी जानवरों, पक्षियों और अन्य प्रजातियों की पहचान के साथ प्रत्येक के संरक्षण की स्थिति में सहायता करता है। हम इस पुस्तक की सहायता से टेक्सा के विश्व स्तर पर विलुप्त होने के खतरे का आकलन कर सकते हैं। संकटापत्र प्रजातियों के संरक्षण के प्रयासों को शुरू करने के लिए एक रूपरेखा या सिफारिशों का समुच्चय प्रदान करता है। जो आपका रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक पुस्तक में मौजूद कुछ जीवों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि हिमालयन भूरा, लाल बालू, पिग्मी हाग, अंडमान व्हाइट टूथ पर, कोंडाना का चूहा। ठीक, इसी प्रकार रेड डाटा पुस्तक संकटा पत्र यानी कि आपका जो पुस्तक है, पौधों और जानवरों का रिकॉर्ड रखती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज सिचुएटेड, यानी कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। आपके ऑप्शन है उत्तरकाशी, दार्जिलिंग में, धर्मशाला में और ऊटी में। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक,
देखिए जो आपका नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित कहाँ पे, उत्तरकाशी में है। जो आपका माउंटेनियरिंग होता है वहाँ पे आपको क्या सिखाया जाता है कि माउंटेन्स पे कैसे आपको चढ़ना है। ठीक, जो वो कहाँ पे है आपका, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में है आपका। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव सी ऑन वन साइड, यानी कि पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी एक दिशा में समुद्र है। ठीक, तो अब आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जो एक ही दिशा में समुद्र स्थित है। तो 74 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन है, ईवीएस कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। ठीक, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर मेजर ओकेजन ऑफ जॉय एंड गेटी, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक कितने होते हैं आपके, 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं किसके, एनवायरमेंटल स्टडीज के। और बाकी जो आपके होते हैं 76 से लेके 90 तक आपके कौन से होते हैं क्वेश्चन, ईवीएस के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यानी आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और 15 ईवीएस के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस आपके सीटेट के एनवायरमेंटल स्टडीज के सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन का, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर मेजर ओकेजन ऑफ जॉय एंड गिटी, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यानी कि फसल कटने का पूर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को पहचानिए। तो अब आपको बताना है कि जब फसल कटने का जो पर्व खुशी, यानी कि पर्व में जो खुशी मनाई जाती है और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, तो आपको बताना है कि कौन से राज्य में कौन सा पर्व फसल कटने की खुशी मनाता है और उसको पर्व के रूप में मनाया जाता है। देखिए जो आपके उत्तर प्रदेश में और बिहार में और मध्य प्रदेश में क्या मनाई जाती है, तिल संक्रांति को मनाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है, ये सही है आपका। झारखंड में पोंगल और तमिलनाडु में नबानन को मनाया जाता है, तो ये भी आपका, ये क्या हो जाएगा, गलत। गुजरात लोहड़ी को मनाता है और केरल ओणम को मनाता है, बिल्कुल गलत। और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नबानन मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। और कौन सा सही हो जाएगा, डी। तो हमारे ऑप्शन में कौन सा सही है, ए और डी। ए और डी किस ऑप्शन में सही है, ए और डी सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, जो कटाई पर्व है 3-4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद कटाई का दिन आता है। अनाज से लदी खड़ी फसलों के सुनहरे खेतों का नजारा किसानों के दिलों को खुशी और संतुष्टि की भावना से भर देता है। पिछले मौसम में किए गए प्रयासों के फल मिलते हैं और यह आराम करने और थोड़ा आनंद लेने का समय होता है। इस प्रकार कटाई का समय भारत के सभी हिस्सों में बहुत खुशी और आनंद से मनाया जाता है। पुरुष और महिलाएं इसे बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। कटाई के मौसम से जुड़े विशेष त्योहार पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवनया और बिहू आदि पर्व और आदि त्योहार मनाए जाते हैं। जो आपका तिल संक्रांति है, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में इसका पर्व या इसका त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि मनाया जाता है। जो आपका मकर संक्रांति है या तिल संक्रांति है, भारत का सबसे पुराना और सबसे रंगीन कटाई पर्व है जो पूरे देश में मनाया जाता है। इस त्योहार का इस त्योहार को उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्य में तिल संक्रांति के रूप में जाना जाता है। मकर संक्रांति या तिल संक्रांति सूर्य के मकर राशि मकर के माध्यम से गुजरने की
याद दिलाता है, क्योंकि यह आकाश से होकर गुजरता है। जो आपका गुड़ी पड़वा है, जो महाराष्ट्र में यह त्योहार मनाया जाता है। जो आपका गुड़ी पड़वा है, महाराष्ट्र में एक प्रमुख आयोजन है जो एक समृद्ध नए साल की शुरुआत का जश्न मनाता है। गुड़ी पड़वा को फसल उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ रबी कृषि मौसम के अंत का प्रतीक है। अपने घरों के प्रवेश द्वार पर वे रंगोली की डिजाइन बनाते हैं और उन्हें फलों, फूलों और घर पर बनाई गुड़ियों से सजाते हैं। गुड़ी का मीन्स है बांस की गुड़ियां आम और नीम के पत्तों से बनाई जाती हैं और प्रवेश द्वार पर लटका दी जाती हैं। जो आपका बिहू है, असम का पूरा राज्य हर साल अप्रैल में बोहाग बिहू का उत्साह और जोश से मनाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे 30 दिसंबर 2021 के ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं सक्सेसफुली। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ईवीएस सब्जेक्ट यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट विषय पूछा जाता है, जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, बहुत ही मददगार रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वाज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे और सही से अच्छी तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे और ठीक से समझेंगे डिटेल में। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।